चैप्टर का नाम है कोशिका। तो कोशिका मतलब ये है क्या? असल में ये सभी जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारा पूरा शरीर ऐसी ही अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना है। बिल्कुल। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? मतलब सबसे पहले किसने खोजा इसे? सबसे पहली खोज हुई 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उन्होंने एक मृत कोशिका, एक डेड सेल को खोजा था। अच्छा, एक मृत कोशिका, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं ना? एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? पहली जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल, उसकी खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। ओह अच्छा, तो दोनों नाम याद रखने जरूरी हैं। मृत कोशिका के लिए रॉबर्ट हुक और जीवित के लिए ल्यूवेनहॉक। जी। इसके बाद ही फिर कोशिका सिद्धांत आया होगा, जिसे श्लाइडन और श्वान ने दिया था। हाँ बिल्कुल। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला तो ये कि हर जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। सिर्फ एक कोशिका से? हाँ। और दूसरा, हर जीव का शरीर या तो एक कोशिका का बना है या फिर कई कोशिकाओं का। और तीसरा पॉइंट शायद केंद्रक से जुड़ा है। सही पकड़ा। कोशिका की उत्पत्ति प्रक्रिया में केंद्रक यानी न्यूक्लियस मुख्य भूमिका निभाता है। वही पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं, जैसे दुनिया की सबसे छोटी कोशिका। वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जी। और सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो काफी आम जानकारी है जी। अब मानव शरीर की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है शुक्राणु यानी स्पर्म, जो पुरुषों में पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु यानी ओवम, जो महिलाओं में पाया जाता है। यहाँ एक और बात पर ध्यान देना होगा। जी। सबसे लंबी कोशिका, क्योंकि बड़ी और लंबी में अंतर है। बिल्कुल। सबसे लंबी कोशिका है तांत्रिक कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन? हाँ। तो बड़ी और लंबी का ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब कोशिका के अंदर चलते हैं, इसकी संरचना को देखते हैं। सबसे बाहरी परत से शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे बाहर होती है कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में होती है। और इसका काम क्या है? ये अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल, मतलब ये कंट्रोल करती है कि कोशिका के अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। एक तरह का गेट कीपर। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन पादप कोशिकाओं में इसके बाहर एक और परत होती है। अच्छा। जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ पौधों में होती है और उन्हें कठोरता देती है। और ये बनी किस चीज से होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। वैसे जीवाणुओं में ये पेप्टिडोग्लाइकिन और कवक में काइटिन की बनी होती है। समझ गया। अब कोशिका के केंद्र में आते हैं, मतलब केंद्रक पर। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जैसा हमने पहले भी कहा, ये पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्र के पास ये जो जाली जैसी संरचना है, ये क्या है? इसे कहते हैं अंतःप्रद्रवीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके भी दो प्रकार हैं। एक होती है चिकनी स्मूथ ईआर, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा बनाती है, और दूसरी होती है खुरदरी रफ ईआर। और वो खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं और ये कोशिका का सबसे छोटा अंग भी है। अच्छा, ये सबसे छोटा है? हाँ, और राइबोसोम भी दो तरह के होते हैं। 70S जो बैक्टीरिया जैसे छोटे जीवों में मिलता है, और दूसरा? और 80S जो हम मनुष्यों और पौधों जैसी विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा के लिए है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस। जी, या ऊर्जा ग्रह। इसका काम है भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाना, एटीपी के रूप में। मैंने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं। हाँ, उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, ओके। अगला अंग है लाइसोसोम। लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अच्छा। तो जब कोशिका का कोई अंग काम नहीं करता तो ये उसे नष्ट कर देता है, और जब
पूरी कोशिका ही काम करना बंद कर देती है तो ये खुद फट जाता है और पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है। वाह, तो ये सफाई का काम भी करता है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद है गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। इसका काम है पदार्थों का परिवहन करना। आप इसे कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर कह सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजर, दिलचस्प है। फिर आता है तारक काय यानी सेंट्रोजोम। ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, केवल जंतु कोशिकाओं में। जी। और ये रसधानी क्या है? वैक्यूल्स? इनका काम है जल और दूसरे तरल पदार्थों को जमा करना। पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में काफी छोटी। अच्छा, और अब आखिरी? लवक यानी प्लास्टिड्स। हाँ, लवक। ये भी केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये तो प्रकाश संश्लेषण वाला है। बिल्कुल, ये भोजन बनाता है। इसे पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। रसोई, ठीक है। दूसरा है आवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होता है और जड़ों में पाया जाता है, जहां ये भोजन संग्रह करता है। और तीसरा है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ये फलों और फूलों को रंग देता है। अच्छा, जैसे टमाटर का लाल रंग। हाँ, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण और चुकंदर का रंग बीटानिन के कारण होता है। बहुत बढ़िया। तो आप जल्दी से जंतु और पादप कोशिका में मुख्य अंतर देख लेते हैं। ठीक है। जंतु कोशिका आमतौर पर गोलाकार होती है, जबकि पादप कोशिका चौकोर होती है। और जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, जो गति में मदद करते हैं। सही है। और पादप कोशिका में, जैसा हमने देखा, कोशिका भित्ति, लवक और एक बहुत बड़ी रसधानी होती है, जो जंतु कोशिका में नहीं होती। ठीक है। कोशिकाओं को एक और आधार पर भी बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें क्या फर्क है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मतलब अर्धविकसित होती हैं। इनमें केंद्रक ठीक से विकसित नहीं होता और 70 S राइबोसोम होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया? बिल्कुल। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित होती हैं। मतलब इनमें विकसित केंद्रक होता है? हाँ, विकसित केंद्रक होता है और 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे पौधे और जानवर। समझ गया। मतलब प्रोकैरियोटिक अविकसित हैं और यूकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित। एकदम सही। कोशिका विभाजन। कभी सोचा है कि एक छोटा सा काट या कोई घाव वो कुछ दिनों में कैसे ठीक हो जाता है और त्वचा एकदम पहले जैसी हो जाती है? या ये कि हम एक छोटे से बच्चे से एक पूरे वयस्क के रूप में कैसे विकसित होते हैं? इन सब सवालों का जवाब दरअसल एक ही प्रक्रिया में छिपा है, कोशिका विभाजन। आज हम इसी अद्भुत प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसकी नींव एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर रखी गई है। 1855 में विर्चो ने कहा था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। जिसका मतलब है? इसका मतलब है कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। बस यहीं से हमारी आज की सारी चर्चा शुरू होती है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम अक्सर ये मदर सेल और डॉटर सेल जैसे शब्द सुनते हैं। इनका क्या मतलब है? अरे बहुत सरल है। देखिए, जो मूल कोशिका विभाजित होती है उसे मातृक कोशिका या मदर सेल कहते हैं। अच्छा। और विभाजन के बाद जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें पुत्री कोशिका या डॉटर सेल कहा जाता है। समझ गया। तो चलिए सबसे सरल प्रकार के विभाजन से शुरू करते हैं, असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। हाँ, असूत्री विभाजन सबसे कह सकते हैं कि सबसे सीधा तरीका है। ये ज्यादातर अविकसित कोशिकाओं में होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक जीवों में। जैसे बैक्टीरिया? हाँ, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा और नीलहरित शैवाल। इसमें कोई जटिल चरण नहीं होते हैं। बस कोशिका का केंद्रक थोड़ा लंबा होता है, खिंचता है और फिर कोशिका सीधे 2 भागों में बंट जाती है। बस। मतलब कोई तैयारी नहीं, कोई नियम नहीं, बस सीधा बंटवारा? बिल्कुल। खैर, यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन की, माइटोसिस। वो प्रक्रिया जो हमारे घावों को भरती है और हमें बढ़ने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल। इस प्रक्रिया को सबसे पहले वॉल्थर फ्लेमिंग ने जंतु कोशिकाओं में देखा था और ये हमारी कायिक कोशिकाओं मतलब सोमैटिक सेल्स में होता है। कायिक कोशिकाएं यानी वो सारी कोशिकाएं जिनसे हमारा पूरा शरीर बना है, त्वचा, हड्डी, मांसपेशियां, सब कुछ। इसका मुख्य काम है शरीर की वृद्धि करना और जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करना। इसके नाम में ही समसूत्री है, जिसका मतलब है समान गुणसूत्र।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि विभाजन के बाद जो 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या ठीक उतनी ही होगी जितनी मातृ कोशिका में थी। अच्छा। जैसे मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जब एक कोशिका विभाजित होगी तो उससे बनने वाली दोनों नई कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र ही होंगे। ओह, और शायद इसीलिए जब त्वचा पर चोट लगती है तो नई त्वचा ही बनती है, कोई दूसरा अंग नहीं बच जाता। एकदम सही पकड़ा, कॉपी एकदम परफेक्ट होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को समझते हैं। ये होती कैसे? देखिए, ये प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं में पूरी होती है। 2 अवस्थाएं? हाँ, पहली है अंतरावस्था यानी इंटरफेस। ये तैयारी की अवस्था है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोशिका विभाजन के कुल समय का लगभग 95% इसी में लगता है। 95% बस तैयारी में? हाँ, कोशिका इस दौरान विभाजन के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करती है। और दूसरी अवस्था है सूत्री अवस्था यानी माइटोसिस फेज। ये असली विभाजन की अवस्था है। ये भी 2 चरणों में होती है। पहले केंद्रक का विभाजन, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो पहले केंद्र का विभाजन, इसकी क्या चरण है? ये तो काफी जटिल लगता है। नहीं, अगर हम इसे कहानी की तरह देखें तो आसान है। इसके 4 मुख्य चरण हैं। पहला है प्रोफेज या पूर्वावस्था। इसमें गुणसूत्र झुंड में दिखाई देने लगते हैं और तारककाय यानी सेंट्रोसोम कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, वो सिरों पर चले गए। हाँ, अब आता है दूसरा चरण, मेटाफेज, मध्यावस्था। इसमें सारे गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल बीच में आकर एक सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक लाइन में? वाह। हाँ, और गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए ये सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। इसी समय तारककाय से स्पिंडल फाइबर मतलब तर्कुतंतु निकलते हैं। ठीक है, गुणसूत्र बीच में है और स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। अब आता है एनाफेज, पश्चावस्था। ये सबसे छोटी अवस्था है। इसमें स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों को अपनी अपनी ओर मतलब ध्रुवों की ओर खींचते हैं। एक तरह की रस्साकशी। बिल्कुल। और फिर आता है चौथा और आखिरी चरण, टीलोफेज, अंत्यावस्था। गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और उनके चारों ओर एक नई केंद्रक झिल्ली बन जाती है। तो इस तरह एक ही कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन जाते हैं। ये तो अजीब है। अब आगे क्या? हाँ, तो अब होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और एक कोशिका से 2 अलग अलग एकदम समान पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। कमाल है। तो ये सब प्रजनन के लिए क्या मायने रखता है? मुझे लगता है यहीं पर हमारा तीसरा प्रकार, अर्धसूत्री विभाजन, आता है। बिल्कुल, मियोसिस। ये विभाजन केवल जनन कोशिकाओं मतलब जर्म सेल्स में होता है, पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु बनाने के लिए। और इसके नाम अर्धसूत्री का मतलब है आधे गुणसूत्र। हाँ, पर आधे क्यों? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें एकमात्र कोशिका जिसमें 46 गुणसूत्र हैं, उससे 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और हर पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी सिर्फ 23 होती है। अच्छा, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि निषेचन के समय जब 23 गुणसूत्रों वाला शुक्राणु 23 गुणसूत्रों वाले अंडाणु से मिलता है, तब जाकर एक 46 गुणसूत्रों वाली नई कोशिका बनती है। समझ गया। अगर ऐसा ना हो तो हर पीढ़ी में गुणसूत्र दुगने होते जाएंगे। बिल्कुल, जो कि असंभव है। इस प्रक्रिया में मैंने क्रॉसिंग ओवर का भी जिक्र सुना है। ये क्या है? क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये प्रोफेज 1 चरण में होता है। प्रोफेज 1। हाँ, इसकी भी अपनी उपअवस्थाएं हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि इस प्रक्रिया में माता और पिता से मिले गुणसूत्रों के जोड़े आपस में अपने आनुवंशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, अदला बदली करते हैं। हाँ, और इसी वजह से संतानों में आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशन आती है और इसीलिए बच्चे अपने माता पिता की हूबहू कॉपी नहीं होते। वाह, तो यही वो वजह है। जी। प्रोफेज 1 की एक उपअवस्था है पैकेटीन, क्रॉसिंग ओवर उसी में होता है। और एक और है जाइगोटीन, जिसमें गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं, उसे सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम दोनों प्रक्रियाओं को साथ में देखें तो इनके बीच मुख्य अंतर क्या है, समसूत्री और अर्धसूत्री? इसे संक्षेप में समझते हैं। पहला है स्थान। समसूत्री विभाजन शरीर की कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में। ठीक है।
एक शरीर में, दूसरा जनन में। दूसरा परिणाम। समसूत्री में एक कोशिका से 2 समान कोशिकाएं बनती हैं, अर्धसूत्री में 1 से 4 और वो भी अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं। 2 बनाम 4 और समान बनाम अलग। समझ गया। तीसरा गुणसूत्र संख्या। समसूत्री में संख्या समान रहती है 46 से 46, अर्धसूत्री में यह आधी हो जाती है 46 से 23। ये तो सबसे बड़ा अंतर है। हाँ,